देश करें तो अब तक कोरोना के 35,043 मामले सामने आ चुके हैं। जो ताजा अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। देश में अब तक 8,889 लोग ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 1,147 लोगों की अब तक जान गई है। बिल्कुल, अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 1,993 कोरोना केस सामने आए हैं। 73 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, यानी कि 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं। इतने मामले पिछले दिनों अब तक एक बार भी नहीं हुए कि 1,993 नए मामले सामने आए हों। देश में कोरोना से रिकवरी रेट जो है वो 25.636% हुआ है। रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन बावजूद उसके चिंता यही है कि देश में कोरोना के जो मामले हैं वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 35,000 से ऊपर जा चुका है भारत में अब ये आंकड़ा। आदित्य, अगर देखें तो 1300, 1400, 1700, 1800 यही रेंज है, तो करीब 1500 से 2000 के बीच का ही रेंज है जो चल रहा है। और अब जो मामले सामने आए हैं उसमें करीब 2000 लोग संक्रमित हैं पिछले 24 घंटे में। बिल्कुल, और कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार गिरती ही जा रही है। मार्च में 8 सबसे अहम कोर उद्योग जो हैं उनका इंडेक्स 6.5% तक गिर गया है। अब मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए, नया निवेश बढ़ाने के लिए नई रणनीति तैयार करना भी शुरू कर दिया है। पीएम ने एक ही दिन में 2 महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई। विदेशी निवेश बढ़ाने तथा कोयला व खनन क्षेत्र को लेकर बुलाई गई बैठकें विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए की गई है। फास्ट ट्रैक करना तथा घरेलू क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये सब जरूरी बताया गया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, अखिलेश शर्मा हैं जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे पहले बात करते हैं। अखिलेश, अगर देखें तो उन्होंने कहा था जान भी जहान भी, जब प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था, तो एक तरीके से देखें तो जान की तो फिक्र की ही जा रही है, अब जहान की भी फिक्र है, क्योंकि जब सब कुछ ठप है तो आंकड़े तो नीचे आएंगे ही, और इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बिल्कुल, आंकड़े तो नीचे आएंगे ही, और अभी एक जो बड़ा आंकड़ा आने वाला है वो है जीएसटी कलेक्शन का। हम जानते हैं कि जो पिछला महीना गया है अप्रैल का, उसमें सब कुछ ठप था, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जीएसटी की जो आंकड़े हैं बहुत ही निराशाजनक आने वाले हैं। और ये निश्चित तौर पर एक हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से नुकसान पहुंचा है उसकी तस्वीर बयां करेंगे। आपको बताएं, कल ही प्रधानमंत्री ने 3 बैठक की है। आपने 2 का जिक्र किया है, तीसरी बैठक भी देर रात को हुई है, जो कि डिफेंस और एरोस्पेस में किस तरह से निवेश बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इसको लेकर के की गई है। विदेशी निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सबसे पहले बैठक उन्होंने की है। उसके बाद खनन और जो कोयला क्षेत्र है उसमें किस तरह से उत्पादन को बढ़ाना है, इस पर उन्होंने दूसरी बैठक की है। तो एक ही दिन में 3 बड़ी बैठक करके अलग अलग मंत्रियों के साथ, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अब 3 मई के बाद तस्वीर दूसरी होने जा रही है। जान भी और जहान भी, दोनों पर ही फोकस रहने वाला है। और निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलिए कि जो ग्रीन जोन है, जिनकी संख्या अब बढ़कर 300 से भी ज्यादा पूरे देश में हो चुकी है, वहां पर अधिकांश जो गतिविधियां उनको बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि जो उद्योग है उसकी कुछ चिंता अभी बरकरार है, इसको हमने कल बताया भी था कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि उनकी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, कि अगर कहीं पर एक पार्ट बन रहा है, अगर वो पार्ट बनाने की फैक्ट्री रेड जोन में आती है, अगर वहां पर वो काम नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि पूरी जो सप्लाई और जो पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उस पर असर पड़ेगा। तो ये सब चीजें सरकार को सुनिश्चित करनी होंगी, और मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय की ओर से जो नई गाइडलाइंस आने वाली है उनमें से बातों का ध्यान रखा जाएगा। जी अखिलेश, यहाँ पर उद्योग जो है वो भी बड़ी मार यहाँ पर झेल रहे हैं और लगातार प्रोत्साहन पैकेज की मांग जो है वो भी की जा रही है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? हालांकि आपने जानकारी दी थी कि जो 3 मई है उसके बाद इस बाबत फैसला लिया जा सकता है, लेकिन किस तरह की खबरें आ रही हैं अभी? लेकिन निश्चित तौर पर फैसला होगा। मुझे लगता है कि एक स्टिमुलस पैकेज निश्चित तौर पर आएगा। लगातार इस पर चर्चा हो रही है। जो हमें जानकारी मिली है कि एमएसएमईज जो हैं सबसे पहले उनको राहत की, बड़ी राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, जिसमें कि उनको सस्ते ब्याज दर पर कर्ज देने की बात हो सकती है। उनके लिए जीएसटी वगैरह की जो करों की दर है उनमें कुछ रियायत देने की बात हो सकती है। बिजली और जो दूसरी चीजें हैं उनके दरों की उनके लिए कमी हो सकती है। ये सब बातें करके जो एमएसएमई, जिसमें कि इतना बड़ा सेक्टर हमारा इन्वॉल्व है, उसमें अगर एक स्टिमुलस पैकेज की बात निश्चित तौर पर हो रही है, और सरकार को लगता है कि अगर ये सारे कदम उठाए जाएंगे तो इसमें तेजी आ सकती है, और ये सरकार के प्रायोरिटी एजेंडा में सबसे ऊपर है। शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अदिति, अगर देखें तो उद्योग और खास करके अगर कारोबार नीचे की तरफ गया है और अगर वो ऊपर की तरफ नहीं आता है तो लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार पर इसका असर पड़ेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। बिल्कुल।
देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के लिए बिहार सरकार ने विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि भारत सरकार तत्काल विशेष ट्रेन चलाए ताकि दूर के राज्यों से लोगों को वापस लाया जा सके। दरअसल बस से लाने में लंबा वक्त लग जाएगा, ये भी कहा जा रहा है कि महीने लग सकते हैं इसमें। और सुशील मोदी ने कहा है यहाँ पर कि हम पास के राज्यों से लोगों को बस से लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो दूर के राज्य हैं वहां पर दिक्कत हो सकती है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बात की सुशील मोदी से, पहले वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नई मांग रखी है कि जो प्रवासी मजदूर हो या छात्र हो उनके लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए। खुद सुशील मोदी हमारे साथ हैं। मोदी जी, केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के 24 घंटे हो गए, अभी तक कहीं भी बिहार के लोगों को लाने के लिए बिहार सरकार ने पहल क्यों नहीं की है? देखिए, केंद्र सरकार के गाइडलाइन में था कि नोडल अफसर नियुक्त करना। हम लोगों ने हर स्टेट के लिए आईएएस अफसर्स को नियुक्त कर दिया है और वो सभी आईएएस जो संबंधित राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, बिना उनकी सहमति के, बिना उनके परामर्श के कितने लोग आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, इन सारी चीज़ों की रणनीति बनानी पड़ेगी। इसलिए जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो सभी राज्य सरकारों के साथ कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं और उनके साथ सहमति बनाकर कब लाएंगे, कितने लोगों को लाएंगे, कैसे लाएंगे, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, तब लोगों के लाने का क्या बसों से लाना संभव नहीं है? क्योंकि अभी के आदेश में तो ट्रेन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा है ना कि देखिए, अब कोई मुंबई से तो बस से नहीं आ सकता है। चेन्नई में हमारे 1 लाख से ज़्यादा लोग चेन्नई के अंदर हैं, या बेंगलोर में 1.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था 1000 रुपये के लिए। तब चेन्नई से, मुंबई से, हैदराबाद से इतनी दूरी की 4 दिन 5 दिन लग जाएगा वहाँ से लाने में। इसलिए सारे क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या लॉजिस्टिक अरेंजमेंट हो सकता है, इसलिए मैंने आग्रह किया भारत सरकार से कि इसको विचार करना चाहिए कि इतनी दूरी से जो है बसों से लाना उन राज्यों के लिए भेजना भी कठिन है और मजदूरों को भी बहुत परेशानी होगी। तो अगर ट्रेनों को भी लॉकडाउन के दौरान और विशेष अनुमति देकर स्पेशल ट्रेन जो नॉन स्टॉप ट्रेन हो, जो कि माइग्रेंट लेबर हो, स्टूडेंट्स हो, जो भी इस प्रकार के लोग आना चाहते हैं, अगर उसकी व्यवस्था हो जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान होगा। सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, ये जो ट्रेन वाली मांग है ये राजस्थान भी कर चुका है और व्यावहारिक तौर पर भी ये समझ में आ रहा है कि संभव नहीं है। दूर दराज के जो राज्य हैं वहां पर बसों से भेजना संभव नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है। यहाँ पर ये जो बिहार सरकार भी अब यही मांग कर रही है, ऐसे में क्या सुनवाई होती हुई नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से अगर सुशील मोदी ने यह मांग रखी है तो सुशील मोदी ने यह जरूर आकलन कर लिया होगा कि देर सवेर केंद्र सरकार जो है इस संबंध में भी एक नया आदेश पारित करेगी, या उन्होंने केंद्र में रेलवे मंत्री से पूछकर ही ये मांग रखी होगी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो रेलवे ने बिहार के फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें मार्च महीने के तीसरे हफ्ते में चलाई थी, लेकिन उन ट्रेनों को नीतीश कुमार की ही मांग पर रोका गया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि हो सकता है कि इससे संक्रमित लोग आए जिससे कि बीमारी फैले, लेकिन उस समय जो करीब 2 लाख लोग 30 मार्च तक आए थे उसमें कोई ऐसा जो वायरस का कैरियर है वो नहीं मिला था। लेकिन अदिति, अब इनकी दिक्कत यह है कि जो लोग पहले आए थे उनमें अधिकांश लोग अब वापस भी जाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि ट्रेनें चले, जिससे कि जब वो ट्रेनें लोगों को लेके आए तो जो उत्तर बिहार के कई जिले हैं वहां जो मजदूर हैं जो वापस जाना चाहते हैं वो वापस भी जा सके। दूसरी बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान बिहार में 50 से अधिक ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव वो लोग हैं जो बाहर के राज्यों से चोरी छिपे अभी वापस लौटे हैं, या वो किसी का इलाज कराने के लिए गए थे, लेकिन जब वो लौटे तो उनका जब टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। तो सरकार को लगता है कि बसों से जब लोग आएंगे तो हो सकता है कि उनमें कैरियर की संख्या काफी ज्यादा होगी, और ये एक ऐसी बीमारी है उन्हें मालूम है कि इसका रोकथाम नहीं है, तो लोगों का टेस्ट ही करा के किया जा सकता है। और अब जो तीसरा दौर चल रहा है, खुद सुशील मोदी ने माना कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो लिस्ट है उसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अदिति। मनीष, अगर देखें, एक छोटा सा सवाल था कि पूर्णिया के पास गुलाब बाग है, वहां 2 शख्स आए लौटकर दिल्ली से फलों के कारोबारी बनकर, उसमें से दोनों संक्रमित पाए गए। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है, बिहार की सबसे बुरी हालत है। ऐसे में जब इतने प्रवासी मजदूर वापस लौटेंगे, कोटा के छात्रों के लिए तो तैयार नहीं थे पहले नीतीश कुमार, अब कह रहे हैं सारे मजदूर वापस आ जाएं, तो क्या उस पूरे माहौल से निपटने के लिए तैयार है इनका पूरा सिस्टम?
देखिए जो सिस्टम है उस सिस्टम में खामियां हमेशा रहती हैं, लेकिन जो आपने पूर्णिया की बात की तो अगर आप टेस्टिंग के फिगर्स अगर आप देखेंगे, इन लोगों का जो सीमांचल के जो जिले हैं उनका इलाज, उनका टेस्ट जो है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होता है, लेकिन यहाँ के लोग भी जो हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किशनगंज, पूर्णिया, वहां से बहुत कम लोग जो हैं वो टेस्ट कराने आगे आ रहे हैं। उसका पता नहीं हो सकता है कि इस बीमारी के बारे में जो मिथ्या है, जो स्टिग्मा का एक तरह से प्रचार हो गया है, उसके कारण लोग छिपा के बैठे हुए हैं। दूसरी बात और है, मैं आपको बता दूं कि बिहार का एक सीवान और गोपालगंज जिला है। गोपालगंज जिले में अब कई ऐसे मरीज मिल रहे हैं जो मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में लौट के आए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो आगे नहीं आ रहे थे, टेस्टिंग के लिए वो आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी जो स्क्रीनिंग का एक डोर टू डोर स्क्रीनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, उसमें वो लोग, उन लोगों के शरीर में वो लक्षण पाए गए, जब उनका टेस्ट कराया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी भी हजारों की संख्या में हैं लोग जो जिनके अंदर बीमारी के लक्षण हैं, लेकिन वो एक या कई अन्य कारणों से वो जांच कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सारिक जी मनीष, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम राज्यों की अलग अलग चुनौतियां हैं और अलग अलग राज्यों में लाखों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और यही वजह है कि अब राज्य जो है विशेष ट्रेनें चलाने की मांग कर रहे हैं। देखते हैं अब केंद्र सरकार इस पर कब तक फैसला लेती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देखते हैं और हम आपको बताएं कि रोज आपको हम तमाम खबरें दिखाते हैं, उसमें से आप चुनते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आज की टॉप 5 खबरें आपको हम दिखाते हैं। अमेरिका में एक बड़ी जो बात निकल कर आ रही है, वहां पर लगातार कोरोना का संकट बना हुआ है। 63,000 मौतें अब तक हो चुकी हैं और ट्रंप का चीन की लैब पर वायरस फैलाने का आरोप अब एक नया है। नंबर 2 पर नांदेड़ से पंजाब आए संक्रमित श्रद्धालुओं पर सियासत शुरू हो गई है। बिल्कुल, और दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लोगों के भारी भरकम चालान कट रहे हैं और लोग बेहद परेशान हो गए हैं। नंबर 4 पर सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी छोड़ेंगे पूरे साल का वेतन। बिल्कुल, और 5वीं खबर है टॉप 5। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद चली गई है कि उनका जो नॉमिनेशन है उसका फैसला अब चुनाव आयोग को करना है। तो YouTube सेगमेंट के लिए आप जाएं YouTube पर, एनडीटीवी इंडिया के YouTube चैनल पर और जरूर पोल में हिस्सा